हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज जो है 27 सितंबर है और 27 सितंबर की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो क्या क्या होंगी कि भारत और जो यूरोपीय संघ है यानी कि जो ईयू है उनके बीच में जो रणनीतिक साझेदारी हो रही है, यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसके और भारत के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है आई मीन कि सुरक्षा को लेकर या फिर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको लेकर, सुरक्षा को लेकर या फिर जो आपस में लोग हैं उनके आपस में संबंधों को लेकर समझौता जो है वो होने वाला है। तो उस समझौते के ऊपर जो है हम बातचीत करने वाले हैं। और जो दूसरी न्यूज़ है ट्रंप टैरिफ दवा भारत पर प्रभाव और जो भविष्य में इसके क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा भारत पर पहले भी 50% का टैरिफ लगाया गया है जिसका इफ़ेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा फिर से एक और झटका भारत को दिया गया है। उन्होंने जो दवाएं हैं या फिर जो किचन की सामग्री, फर्नीचर है, इन सब पर 100% का जो टैरिफ है वो लगाने की घोषणा कर दी है। और जो तीसरी न्यूज़ है जो महिला बिहार रोजगार योजना है, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने महिलाओं को रोज़गार दिलाने के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर कुछ कर सकें, आगे बढ़ सकें, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के अंदर महिलाओं को जो रुपए हैं उनका आवंटन किया गया है। तो जो महिला बिहार रोजगार योजना है उसके बारे में भी जो है आज की जो न्यूज़ है उनके अंदर हम जानेंगे। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो रहने वाली है जो भारत और यूरोपीय संघ है उसकी जो रणनीति है उसका एजेंडा क्या है, यानी कि जो भारत और यूरोपीय संघ है उनके बीच में जो ये साझेदारी होने वाली है इसका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है। और जो ये महीने की शुरुआत है यानी कि इसी के अंदर यूरोपीय संघ द्वारा एक दस्तावेज जो है वो जारी किया है जिसमें भारत के साथ वो अपने जो संबंध हैं उनको और उनका जो एजेंडा है उसको 5 स्तंभों को आधार बनाकर जो है उन्होंने बताया है। जैसे कि जो अर्थव्यवस्था है या फिर उभरती हुई तकनीक, सुरक्षा, वैश्विक संपर्क और जो लोग हैं उनके बीच में आपसी संपर्क को लेकर जो भारत और यूरोपीय संघ है उनके बीच में जो साझेदारी है वो होने वाली है। तो चलिए पूरी न्यूज़ को जानते हैं कि जो भारत और यूरोपीय संघ है उसका जो रणनीतिक एजेंडा है वो जो है किस चीज़ों को लेकर रहने वाला है। जो ईयू है उसने भारत को जो है एक विश्वसनीय जो देश है या फिर स्तंभ जो है बताया है, और स्तंभ बताते हुए उन्होंने भारत के साथ में एक समझौता जो है वो करने का एजेंडा बनाया है। और जो ये एजेंडा बनाया है इसके अंदर जो है उन्होंने 5 स्तंभों को आधार बनाया है जिसके रूप में वे एक साझेदारी जो रूपरेखा है उसको साझा करेंगे। और अगर इस जो ये न्यूज़ है इसके प्रसंगों को देखें कि जो यूरोपीय संघ है उसके द्वारा 17 सितंबर जो 2025 है उसमें एक नया जो रणनीतिक एजेंडा है उसको जारी किया गया है जिसका लक्ष्य जो है मुख्य रूप से जो भारत है या फिर जो यूरोपीय संघ है यानी कि जो ईयू है उनके जो संबंध हैं उनको और अधिक गहरा करना और व्यापक जो रूप है वो देने पर लक्ष्य जो है यानी कि फोकस किया गया है। और इसको मुख्य रूप से 5 जो स्तंभ होते हैं उन पर इसकी जो रूपरेखा है उसको आधार स्तंभ बनाया गया है। तो वे 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, जैसे कि जो अर्थव्यवस्था है उसका टिकाऊपन, जो नई तकनीकें, नवाचार है जैसे कि जो एआई है उसको लेकर नई जो तकनीकें हैं इनका जो नवाचार है उसको लेकर एक स्तंभ बनाया गया है। और जो तीसरा स्तंभ बनाया गया है कि जो देश की रक्षा है या फिर जो समुंदर है उसके अंदर ताकत को बढ़ाने, देश की रक्षा करने, जो आतंकवादी होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए भी
जो एक स्तंभ है उसके रूप में देखा जा रहा है। तीसरा, वैश्विक संपर्क के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो ईयू है यानी कि जो यूरोपीय संघ है वो भारत को एक उभरती हुई जो वैश्विक दृष्टि से देखता है। और जो पांचवा स्तंभ बनाया गया है कि जो आपस में जो यूरोपीय संघ है वहाँ के जो व्यक्ति हैं और जो भारत के व्यक्ति हैं यानी कि लोगों का लोगों तक जो संपर्क है उसको बढ़ाने पर भी जो ये स्तंभ हैं उनका एजेंडा रखा गया है। तो जैसे कि जो पहला स्तंभ है कि अर्थव्यवस्था का टिकाऊपन, तो उसके अंदर जैसे कि कोई भी आपस में जैसे सामान का लेन देन है यानी कि जो आयात है निर्यात है उस पर फोकस किया जाएगा। और एक दूसरे के देश में यानी कि जैसे जो यूरोप है वो भारत के अंदर, भारत यूरोप के अंदर जो निवेश है यानी कि पैसों को जो है पैसों का निवेश करेगा, उसको भी बढ़ावा जो है अर्थव्यवस्था के अंदर दिया जाने वाला है। और जो एफटीए वार्ता है उसको आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो भी जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का जो टिकाऊपन है उसी पे रखा गया है। यानी कि ये लक्ष्य रखा गया है कि जो ये 2025 है इसका जो अंतिम समय आएगा उस तक जो ये वार्ता है उसको बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन कुछ जो संकेत हैं यानी कि कुछ चिंताएं भी जो हैं इसको लेकर उभर रही हैं, जैसे कि जो रूस से तेल का जो भारत रूस से तेल लेता है यानी कि जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको लेकर जो यूरोपीय संघ है वह कुछ चिंताएं व्यक्त कर रहा है। और जो आपूर्ति की श्रृंखला है उसको भी मजबूत करना, यानी कि जैसे जो यूरोपीय संघ है यानी कि जो मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनसे भारत सामान लाता है या फिर भारत से वो सामान लेके जाते हैं, तो जो आपूर्ति की श्रृंखला है दोनों देशों की उसको भी मजबूत करने के लिए ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और जो हरित ट्रांजैक्शन है या फिर जो ग्रीन शिपिंग का जो कॉरिडोर है उसको लेकर भी इस जो ये वार्ता होने वाली है इसके अंदर एजेंडा बनाया गया है। तो जो तकनीकी या फिर जो नवाचार है जो कि दूसरे स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है उसके अंदर जो दोनों देश जो हैं उनके बीच में जो ट्रेड होती है या फिर जो टेक्नोलॉजी जैसे कि जो सेमीकंडक्टर है, एआई है या फिर जो डिजिटल सहयोग है उनको लेकर भी जो काउंसिल है उसका अपग्रेड किया गया है। या फिर जितने भी नए विचार होंगे या फिर जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी साझेदारी पर भी इसी वार्ता के अंदर फोकस किया जाएगा। और जो सुरक्षा है या फिर रक्षा को लेकर देखें तो जो भारत का इंडो पैसिफिक का जो सहयोग है यानी कि जैसे जो चीन की ये जो है सभी देशों पर क्या है कि चीन जो है अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वह अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहा है पूंजी का निवेश करके, कि कभी उस देश के अंदर पूंजी का निवेश कर रहा है कभी उस देश के अंदर। तो इस तरह से जो इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसके अंदर सहयोग और जो सुरक्षा है उसको बनाना भी इनका मुख्य एजेंडा है। और जो समुद्र की सुरक्षा है या फिर जो रक्षा का औद्योगिकरण है यानी कि जो औद्योगिक तालमेल है उसको बढ़ाना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। जो पारंपरिक या फिर जो हाइब्रिड खतरे होते हैं यानी कि जैसे कि कुछ पर्यावरणीय जो खतरे होते हैं वो या फिर कुछ पारंपरिक या हाइब्रिड जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए भी इन्हीं स्तंभों में से यानी कि जो सुरक्षा व रक्षा का स्तंभ है उससे के अंदर ही इन खतरों से निपटने के लिए भी बातचीत जो है वो करने वाले हैं। और अगर विश्व के संबंध पे जो संपर्क है उसके लिए भी एक स्तंभ बनाया गया है, जैसे कि जो तीसरे देश हैं यानी कि जो संयुक्त परियोजनाएं हैं जैसे कि जो अफ्रीका है या फिर दक्षिण एशिया है उनके साथ जो संबंध है वह उनमें जो है गहराई लाने के लिए और जो ग्लोबल गेटवे है उसके साथ भी तालमेल बनाया जा रहा है। जो क्लीन एनर्जी है या फिर जो डिजिटल जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको सफल बनाने के लिए भी जो EU है या फिर जो भारत है उनके बीच में FTA यानी कि जो वार्ता है वो होने वाली है। और जो लोगों तक जो संपर्क है उसके लिए क्या क्या जो है वो काम किए जा सकते हैं, जैसे कि जो स्किल हैं यानी कि जो उभरता हुआ युवा है उनकी जितनी भी स्किल्स होती हैं उन यानी कि जैसे कि यूरोपीय संघ के जितने भी लोग हैं उनके स्किल्स का भारत उपयोग कर सके या फिर भारत के युवाओं की जो नई स्किल्स होंगी उनका उपयोग जो यूरोपीय संघ हैं उनके देश कर सकें।
और जो शिक्षा है या फिर जो मोबिलिटी का सहयोग है, यानी कि शिक्षा के एरिया में भी दोनों जो है लोगों का आपस में संपर्क जो है उसे बढ़ाने पर, बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं। जो ईयू है और इंडिया है, यानी कि भारत और जो यूरोपीय संघ है, वे दोनों बिजनेस का जो फोरम है उसको भी बना रहे हैं कि जो वार्षिक ईयू इंडिया समिट है, यानी कि जो ये वार्ता होने वाली है एफटीए की, इसको जो है 2025 के एंड तक पूरा होने की जो संभावनाएं हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन इसको जो है इसके अंदर चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारत जो रसिया से तेल खरीद रहा है उसके कारण जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह जो यूरोपीय संघ है उस पर दबाव बना रहे हैं कि वह भी जो भारत से आयात निर्यात का जितना भी सामान आता है, या फिर यानी कि जो यूरोप के देशों से जाता है भारत के अंदर, या फिर भारत से जो सामान आता है, उन पर भी जो है वो कह रहा है कि तुम भी जो है भारत पर टैरिफ लगाओ, क्योंकि यह जो है जो रूस है उससे अपनी जो ऊर्जा है, जो तेल है वो खरीद रहा है। तो इसीलिए जो ये वार्ता है यानी कि जो समिट है, यह 2025 के अंत तक होने में जो दुविधाएं हैं वो भी उत्पन्न हो रही हैं। और जो राज्य या फिर जो स्तरीय आउटरीच है, और इसको लेकर कुछ मुख्य चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस पर मतभेद जो हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह कह रहे हैं कि जो भारत है वह जो है इस युद्ध में रूस का साथ दे रहा है, साझेदारी जो है वो कर रहा है, क्योंकि भारत जो है रूस के साथ जो तेल जो है वो खरीदता है, उससे रूस को जो है क्या होता है, पैसे मिलते हैं। तो उस पैसे का उपयोग वह जो ये यूक्रेन पर युद्ध चल रहा है, यानी कि जो ये युद्ध किया जा रहा है, रूस के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उन पैसों का उपयोग जो है वह उस युद्ध के अंदर कर रहे हैं। और जो एफटीए की वार्ता है उसमें नियामक जो इसी कारण, यानी कि इसी कारण जो है एफटीए की वार्ता में जो अवरोध है यानी कि देरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो जो ये न्यूज़ है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो नया एजेंडा है भारत और जो यूरोपीय संघ है उनका संबंधों को सुधारने के लिए उन्होंने जो है एक नया आयाम जो है वो दे सकता है। और जो व्यापार है या फिर जो तकनीक है, सुरक्षा का जो सहयोग है, इससे वह भी दोनों देशों के बीच में जो यूरोपीय संघ है और भारत है उनके बीच में बढ़ेगा। और जो राजनीतिक मतभेद हैं उनके बावजूद भी जो ये संभावनाएं हैं कि जो ये एफटीए की वार्ता है वो हो जाएगी, इसकी संभावनाएं अभी भी विशाल बनी हुई हैं। तो आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो जो है अक्टूबर से लागू होगा। ट्रंप ने पेटेंट का जो फार्मी उत्पाद उसके आयात पर 100% का जो टैरिफ है उसके लगाने की घोषणा कर दी है। यानी कि फ़िलहाल जो है भारत को इसमें कोई हिचकिचाहट जो है वो नहीं हो रही, लेकिन अगर ब्रांडेड जो जेनेरिक दवाएं हैं उन पर जो है भारत अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है कि अगर उन पर भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारत को जो है वो जो तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनके निर्यात की जो चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। तो जो ये न्यूज़ है वो क्या है, ट्रंप का जो 100% का फार्मा टैरिफ है वो क्यों लगाया गया है। ट्रंप के द्वारा भारत पर एक और झटका देने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो है ट्रूथ यानी कि जो सोशल ट्रूथ है उस पर एक पोस्ट की गई है जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो जेनेरिक जो दवाइयां हैं उन्हें जो है टैरिफ लगाया गया है 100% का, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने की संभावनाएं हैं। और यह जो है जितने भी पेटेंट हैं या फिर जो ब्रांडेड फार्मा उत्पाद हैं उन पर 100% का जो शुल्क है वो लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। लेकिन इसको लेकर कुछ अपवाद भी हैं कि जो कंपनियां हैं अमेरिका में जो उत्पादन जो है वो स्टार्ट कर चुकी हैं या फिर वहां पर फार्मा बना रही हैं, तो उन पर जो है टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका सरकार में आने से पहले
जितने भी जो व्यापार होते थे उन पर भी जो है, या फिर जो वहाँ पर बने हुए हैं उन पर इसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो जो ये टैरिफ है वो किन किन चीज़ों पर और कितना कितना लगाया जा सकता है, जो कहा गया है ट्रूथ जो सोशल है उसके ऊपर, कि जो दवाइयाँ हैं जो कि ब्रांडेड का जो पेटेंट है यानी कि ड्रग्स जो हैं उन पर 100% का जो टैरिफ है, यानी कि जो दवा हैं उन पर पूरे 100 रुपये की जो आयात है वो होती थी। अब उसकी जो कीमत है वो 200 रुपये जो है वो मानी जाएगी। यानी कि पहले जिन वस्तुओं पर 100 रुपये का आयात होता था, वे जो आयातित वस्तुएं थी उनकी कीमत अब बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी। और जो किचन है यानी कि किचन का जो कैबिनेट या फिर जो बाथरूम की वेंटिलिटी हैं उन पर 50% का जो टैरिफ है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाने की घोषणा की गई है। और जो अपहोल्डर्स का फर्नीचर है उन पर 30% का टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। और जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं उन पर 25% का टैरिफ। हालांकि जो फार्मा कंपनियां हैं यानी कि जो अमेरिका में प्लांट निर्माण चल रहा है उन्हें जो है इस मामले में छूट जो है वो दी गई है। और जो भारत है इस पर हमें क्या असर देखने को मिल सकता है कि भारत का जो मुख्य निर्यात है वो जेनेरिक दवाएं हैं, इसीलिए भारत पर जो है इसका तुरंत असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो ब्रांडेड जेनेरिक हैं जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स हैं, जनरीज हैं, बायोमिलर्स हैं, उन पर जो है वो कुछ चिंता भारत को बनी हुई है, यानी कि उन पर कुछ जोखिम नज़र आ रहे हैं। और जो FY24 है उसमें अमेरिका को भारत का जो दवा का निर्यात है यानी कि वो जो है 8.7 से लेकर 10.5 बिलियन डॉलर के करीब जो फार्मा शेयर्स हैं उनमें, और 2 से 3% की जो गिरावट है वो देखी गई है। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो है ये टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है, उनका कहना है कि जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए रोज़गार बढ़ाने के लिए यह सब जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि जो ये दवाएं हैं यानी कि भारत के अंदर जो ये दवाएं बनाई जाती हैं इनका सबसे बड़ा जो बाज़ार है वह अमेरिका ही है। इसलिए क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कर रहे हैं कि अगर जो है इन दवाओं का उत्पादन वहीं होगा तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या होगी, नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। और जो नीति की व्याख्या है वो व्यापक हुई तो जो जेनेरिक है उन पर भी हमें जो है इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। और जो इसको लेकर चिंताएं हैं जैसे कि जो ब्रांडेड का जेनेरिक हैं या उनके जो उच्च मूल्य हैं यानी कि जो फॉर्मूलालेशन है उन पर भी टैरिफ का असर दिखाई देगा। और जो नीति की व्याख्या है व्यापक हुई तो जो जेनेरिक दवाएं हैं उन पर भी इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जैसे कि जो वैश्विक मतभेद हैं उनके साथ यह एक अतिरिक्त दबाव भी जो है वो बना सकता है भारत पे। जैसा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, लेकिन क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको जो है दबाव बनाने के लिए कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वह इस युद्ध को जो है वो रोक दें, उसके लिए क्या किया जा रहा है, भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। और कि जो मोदी हैं प्रधानमंत्री, जो व्लादिमीर पुतिन हैं वह क्या है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका मानना है कि ये जो हैं साझेदार हैं, कि जैसे जो भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है तो उससे जो रूस के अंदर पैसे जाते हैं उसका इस्तेमाल वह इस युद्ध के लिए कर रहा है। और भारत के जो पैसे हैं इसी कारण से रूस के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि यह युद्ध जो है वो लगातार 2.5 वर्षों से जो है वो चल रहा है। तो जो रूस यूक्रेन है जैसे कि जो वैश्विक मतभेद हैं उनके साथ भी एक दबाव बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इसका इफ़ेक्ट हमें जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। तो जो कंपनी है यानी कि किन कंपनियों का जो यूएस का जो राजस्व है उनकी स्थिति पर या फिर वे कैसे जो है प्रभावित हो सकती हैं। तो जैसे भारत की जो कंपनियां हैं जैसे कि जो सन फार्मास्यूटिक जो इंडस्ट्री है उसके अंदर करीब 30 से जो 32% का राजस्व है वो कहाँ से आता है, यूएस से आता है। और जो अभी जो है यानी कि ये टैरिफ लगने के बाद
वहाँ पर जो शेयर हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है और जो कुछ ब्रांडेड हैं या फिर कुछ विशेष दवाओं पर टैरिफ का जो दबाव है वो बना है। और जो दूसरी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज जो लेबोरेटरीज हैं उन पर भी हमें बड़े पैमाने पर यूएस का जो व्यवसाय है, कुछ ब्रांडेड जो दवाइयाँ हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जोखिम है उन्हीं ब्रांडों में या फिर जो पेटेंट ड्रग्स हैं उनको प्रभावित जो है ये टैरिफ कर सकता है। और जो कंपनी लुपिन है उसका 37% का जो राजस्व है वो यूएस से आता है, उसके भी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। उसकी जो अधीरता है या फिर जो टैरिफ है उसकी संभावित लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे ही जो सिप्ला कंपनी है उसके यूएस का जो राजस्व है, लेकिन वो ब्रांडेड जो पेटेंट ड्रग्स हैं उनमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो इतनी नहीं है जो कि जो डॉक्टर रेड्डीज आदि हैं उनके अंदर है। और इसी जो ये अपेक्षाकृत जो है थोड़ा सुरक्षित है, मगर प्रभावित तो जो है इसके होने के भी संभावनाएं हैं। और जो कंपनी बायोकॉन, ग्लैंड परमा, जेडस लाइफसिंस, ऑर्थोबिल्स परमा, तो ये जो है यूएस के मार्केट में जो है वो सक्रिय हैं। जीएमपी जो जनरेटिंग है, विशेष जो उत्पादन है उनकी आपूर्ति भी करते हैं। निवेशकों के मन में जो है चिंता बनी हुई है और जो शेयर हैं उनके अंदर भी गिरावटें देखी जा रही हैं और जो इनका लाभ मार्जिन है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो भारत के लिए इसके लिए क्या क्या विकल्प जो हैं वो बने हुए हैं कि जो अमेरिका है उसके साथ जो सीधा संवाद है उस पर भारत जो है बातचीत करने के बारे में विचार कर रहा है, यानी कि भारत को अमेरिका से सीधे सीधे बात जो है इस मामले में करनी चाहिए। और जो WTO है या फिर जो व्यापार के नियम हैं उनके जरिए भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। और जो तीसरा जो मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि जो अन्य देश हैं उनमें जो निर्यात है उसकी जो निर्भरता है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। भारत की जो कंपनियां हैं जो कि यूएस में निर्माण कर रही हैं, यानी कि निवेश को बढ़ा रही हैं, तो उन्हें जो है इस टैरिफ के मामले में कुछ छूट जो है वो दी गई है। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज़ रहने वाली है कि प्रधानमंत्री ने बिहार रोजगार जो योजना है उसके तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए। तो जो ये योजना है वह 26 सितंबर 2025 के दिन जो है वो लागू की है। यह योजना क्या है कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है इसका शुभारंभ जो है वो 26 सितंबर 2025 को किया गया है, यानी कि कल इसका उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा बिहार के अंदर 75 लाख जो महिलाएं हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये की जो पहली किस्त है वो उनको उपलब्ध करा दी गई है। तो जो ये योजना है कि ये योजना क्या है, तो जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है इसका आरंभ हमने देखा कि 26 सितंबर 2025 को जो है वो किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जो आर्थिक रूप है उससे आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने से अभिप्राय क्या है कि जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कुछ मुकाम पा सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये सुविधा है वो उपलब्ध की जा रही है। और अगर इसके लाभार्थी देखें तो इस योजना के जो लाभार्थी हैं उसके अंदर 75 लाख जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। प्रत्येक महिला को क्या है कि 10 हज़ार रुपये की जो पहली किस्त है वो दे दी गई है। और इसकी अगर कुल राशि की बात करें कि 75,000 जो महिलाएं हैं उनको कुल कितनी राशि जो है वो उपलब्ध कराई गई या कराई जाएगी, तो वो जो राशि है 7,500 करोड़ यानी कि 75 अरब जो रुपए हैं उसकी जो कीमत है यानी कि जो वितरित हैं वो की जाएंगी। और जो धनराशि है वह सीधे जो महिलाएं हैं उनके बैंक अकाउंट में जो है वो दी जाएंगी। क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे कि किसी का पति जो है वो ड्रिंक करता है या फिर जो बेटा है वो ड्रिंक करता है, तो अगर उन्हें ये पैसे जो हैं वो कैश में दिए जाते हैं तो उनके खोने का या फिर छीनने का जो है वो खतरा बना रहता है। इसीलिए जो ये राशि है सीधे उनके बैंक जो अकाउंट है उनके अंदर वितरण जो है किया गया है। और भविष्य में
अगर जो है वे अपना कुछ कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहती हैं, तो वो 2 लाख तक का संभव जो लोन है यानी कि जो सहायता है वो प्राप्त कर सकती हैं। तो जो ये योजना है इसका उद्देश्य क्या है? जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार हेतु पूंजी प्रदान करना, यानी कि जो महिलाएं हैं वह अपना खुद का कोई भी कारोबार कर सकें, उसके लिए ये पूंजी जो है उनको मुहैया कराई जा रही है। जो गांव है या फिर जो शहर हैं उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। और जो परिवार हैं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए भी क्या है कि अगर जो सिर्फ घर का जो आदमी है वही कमाता है, तो जो इनकम होती है वह जैसे बच्चों की पढ़ाई हुई या फिर जो घर खर्च है उसी के अंदर जो है वो चली जाती है। तो अगर घर के अंदर महिलाएं भी जो हैं अपना कारोबार करेंगी और पुरुष भी अपना कारोबार करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ के जो परिवार होंगे उनकी आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी और इससे आत्मनिर्भर जो भारत का अभियान है उसमें भी सहायता मिलेगी। यानी कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगी, अपना खुद का कारोबार करेंगी। तो इससे क्या होगा, जो भारत का अभियान बनाया गया है आत्मनिर्भर का, उसमें भी हेल्प जो है वो होगी। और इसके जो क्रियान्वयन की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इसका लाभ जो है किस प्रकार से किया जा रहा है या फिर किन किन के द्वारा किया जा रहा है। तो जो ये लाभार्थी हैं, ऐसा नहीं है जो लाभार्थी हैं इनका चयन राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और जो धनराशि है यानी कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, उसके माध्यम से हस्तांतरण किया गया है। यानी कि सीधे उनका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर राशि को ट्रांसफ़र किया गया है। जो इसकी निगरानी है एवं जो इसका मूल्यांकन है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया गया है। यानी कि क्या है कि जो पैसों का वितरण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है और इसकी जितनी भी निगरानी की जाएगी वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। और जो लाभार्थी हैं उनकी प्रगति के आधार पर ही आगे की जो किस्तें हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि पहले जो है ये निगरानी या फिर मूल्यांकन किया जाएगा कि जो ये पैसे उन्हें दिए गए हैं उनका उपयोग जो है उन्होंने क्या करने के लिए किया है, किनके द्वारा क्या क्या जो उद्योग हैं या फिर जो काम है वो स्टार्ट किए गए हैं, उसके आधार पर ही उन्हें जो अगली किस्त है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर इसके राजनीतिक संदर्भ देखें तो जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो है ये बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि जो चुनाव हैं उनमें जो वोटिंग होगी उसका असर भी इस पर जो है देखने को मिले। महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने पर इस योजना के तहत जोर दिया गया है। और यह योजना जो है केंद्र और जो राज्य सरकार है उसकी संयुक्त पहल है। यानी कि इसकी निगरानी तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये योजना बनाई गई है वो केवल राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। यानी कि जैसे जो बिहार है, बिहार के अंदर जो सरकार है सिर्फ उसी के द्वारा जो है इसको लागू नहीं किया गया, बल्कि यह केंद्र और जो राज्य सरकार हैं दोनों की संयुक्त पहल है, जो कि आर्थिक विकास या फिर जो शक्तिकरण है उसके संदेश के रूप में देखी जा रही है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।